चलिए जी। इस चैप्टर में लाइक जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया हम कह सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। क्या इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं ये हमारे लिए कुछ ज़रा ज़्यादा अहम है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमने डील करना है। अ, जब हम इम्पेयरमेंट की बात करते हैं तो इसका एक मॉडल इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहते हैं ईसीएल मॉडल। ईसीएल मॉडल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस जो है वो हमने क्या करने होते हैं, कैलकुलेट करने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। एक क्रेडिट लॉस है, एक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, एक 12 मंथ क्रेडिट लॉस है, एक लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। तो इनको हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इसको ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं। जो है ना आपका क्रेडिट लॉस, अगर हम इसको देखें कि व्हाट इज़ क्रेडिट लॉस, अगर हम इस टर्म को समझने की बात करें, क्रेडिट लॉस किसे कहते हैं बेसिकली? क्रेडिट लॉस इज़ बेसिकली जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है, जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है, आप इसको कंपेयर करते हैं आपका जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो वर्सेस योर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ये जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है इसको हम बेसिकली डिस्काउंट करते हैं, यूज़ जो हमारा है था इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट था उसके ऊपर करते हैं। जो इसका डिफरेंस आएगा ना हमारा, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्रेडिट लॉस जो है वो कहला रहा होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें क्रेडिट लॉस की, अगर हम यहाँ पर बात करें क्रेडिट लॉस की, तो क्रेडिट लॉस का सिंपल मतलब क्या है? लाइक वेरी सिंपल मतलब, वेरी सिंपल आइडिया, वेरी सिंपल मतलब अगर हम इसका देखें, मीन्स मनी, जो पैसे, वही विच वी एक्सपेक्ट बट नॉट रिसीव, जो हमने एक्सपेक्ट किए थे वो हमें नहीं मिले, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट लॉस जो है वो कह रहे होते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी एक छोटी सी इक्वेशन बताना चाहूँ, तो दैट इज़ योर क्रेडिट लॉस इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो होगा इसमें से आपने माइनस करना है आपका एक्सपेक्टेड कैश जो आएगा, तो आपके पास क्या आएगा, क्रेडिट लॉस जो है वो आ रहा होगा। ये सारा कुछ जब हम कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, क्या? कि जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट, वो आपने हमेशा करना है यूजिंग जो आपका इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट से आपने क्या करनी है, आपने डिस्काउंटिंग जो है वो करनी होगी फॉर ऑल कैलकुलेशंस जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेकर चल रहे होंगे। गॉट इट? इसको नोट करें।
अच्छा जी, अब इसको ज़रा हम अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने लोन लिया एक 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का हमने लिया लोन, और कॉन्ट्रैक्ट है कि जी बैंक जो है, बैंक को मिलेगा, बैंक विल रिसीव, बेसिकली बैंक विल रिसीव 10 लाख। अ, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन बैंक को लग रहा है एक्सपेक्टेड, जो उसकी एक्सपेक्टेड रिकवरी है वो है जी 8.5 लाख रुपए की। तो देखें, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट 10 लाख की थी, कितना रिकवर हुआ? 8.5 लाख। कितना लॉस हुआ आपको? 1.5 लाख रुपए का आपको जो है, दैट इज योर लॉस। इसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिट लॉस जो है कर रहे होंगे। और अगर ये लॉस फ्यूचर में हो रहा है, अगर ये लॉस जो है वो फ्यूचर में हो रहा है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? फिर इसको हम डिस्काउंट करेंगे, और डिस्काउंट में हम इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो क्रेडिट लॉस बेसिकली क्या है? जो प्रॉमिस्ड और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है उसका डिफरेंस जो है वो हमारा क्या होगा? हमारा ये क्रेडिट लॉस जो है वो कहला रहा होगा। फिर है हमारे पास एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, जिसको हम कहते हैं ईसीएल। हमारा ईसीएल मेथड क्या है? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ईसीएल क्या होता है, इसको ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। बेसिकली व्हाट इज ईसीएल? दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ क्रेडिट लॉस, यूजिंग जो भी आपकी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उसको इस्तेमाल करते हुए, ये आपका जो वेटेड एवरेज है वो आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो है वो कहला रहा होगा। तो बेसिकली इसमें हम क्या देखते हैं? हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास पॉसिबल लॉस होगा, उस पॉसिबल लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो है वो आ रहा। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम नज़र लगाते हैं कि अगर हमारा लॉस हो जाए, अगर हम डिफ़ॉल्ट करें, हमारा लॉस होगा कितने का? 2 लाख। ये आ गया। और हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो है नहीं हमारे पास 5%। तो एक्सपेक्टेड लॉस हमारे पास क्या होगा? लॉस, पॉसिबल लॉस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। ये हमारा बन रहा होगा, तो ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेके चल रहे हैं। तो ईसीएल इज नॉट एक्चुअल लॉस, ईसीएल इज बेसिकली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बेस्ड loss. What is ECL? ECL is basically probability based loss, कि ये हमारा हो सकता है। उसके बाद है 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। व्हाट इज द 12 मंथ एक्सपेक्टेड लॉस? कि आप इसको अगर देखें, इसमें हम देखते हैं कि जो आपका, हम देखते हैं बेसिकली पोर्शन ऑफ लाइफ टाइम ईसीएल अराइजिंग फ्रॉम डिफॉल्ट्स विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, के अगले 12 महीनों में जो हमें लॉस होगा उसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे लेके चल रहे होते हैं। इसी एग्जाम्पल में अगर हम कंसिडर करें, इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करें, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो कि ये प्रोबेबिलिटी जो है ये इन
नेक्स्ट 12 मंथ्स की है, तो ये हमारा क्या होगा, 12 मंथ ईसीएल कहला रहा होगा। सेम एग्जांपल में बस अगले 12 महीने की प्रोबेबिलिटी उसने हमें गिवन की है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, हमारा ईसीएल जो है वो कहला रहा। और इसमें आखिरी है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब क्या होता है कि ऑल पॉसिबल डिफॉल्ट्स जो ओवर द लाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो कहला रहा होगा। तो अब इसमें टोटल लाइफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं, उसको लॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जल्दी पता भाई इस इंस्ट्रूमेंट में मुझे पूरी ज़िंदगी में इतना लॉस होगा, आप उसे क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर लेकर चल रहे होते हैं। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस आउट कर रहे होते हैं। सो अगर हम इसको समराइज करें, ये जो उसने हमें चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, अगर मैं आपको उसका एक टेबल सा बना के दूँ, समरी मतलब आपने टर्म और उसकी मीनिंग याद रखना है, बाकी आपको हर चीज़ जो है याद हो जाए। मैं यहाँ पर टर्म लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको उसका मतलब जो है वो बता देता हूँ, ताकि आप ये टेबल को देखें, आपके लिए ये चीज़ जो है वो ईजी हो जाए। सबसे पहले आता है हमारे पास क्रेडिट लॉस। ये बेसिकली हमारा क्या है, डेट इज हमारा कैश शॉर्टफॉल है। उसके बाद है हमारे पास एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी वेटेड लॉस। फिर है हमारे पास 12 मंथ ईसीएल, हाँ ईसीएल है, ईसीएल है, ये है री लॉस फ्रॉम डिफॉल्ट विद इन 12 मंथ्स। और एक है हमारे पास लाइफ टाइम ईसीएल, दैट इज लॉस फ्रॉम ऑल फ्यूचर डिफॉल्ट। इसको हम इस तरह से क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। तो एक एग्जांपल हम इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें ये अच्छा, ये टेबल देख लीजिएगा, ये टर्म्स, इनका मीनिंग आपके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे क्या रखनी है, याद रखनी होती है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल है कैलकुलेट फॉर केटीएल द क्रेडिट लॉस एंड द 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑफ द अबव फाइनेंशियल एसेट एट 31 दिसंबर 2025। ऑन 1 जनवरी 2025 काशिफ टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज डिबेंचर फॉर ₹10 million विच इज मेड एट मोनेटाइज कॉस्ट, इंटरेस्ट दस पेबल इन एरियर्स है, सेम इफेक्टिव रिटर्न इंटरेस्ट है, रीपेमेंट इज ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2027 है। 31 दिसंबर 2025 को केटीएल को रिसीव हुआ 1 मिलियन का। It is estimated that probability of default on the debenture within the next 12 months will be 0.6%. If defaults occur within 12 months, the KL estimated that no further interest will be received and only 60% of the capital will be repaid on 31 December 2027. The asset credit risk at 31 December 2025 is low. Calculate for the KTL credit list पे हमने कैलकुलेट करना है। अब देखें 10वें का डिवेंचर है, 10वां इंटरेस्ट आपको मिलना है, तो आपने लिया 2 जनवरी को, 31 दिसंबर 25, 26, 27, ये एक्सपेक्टेड जो कैश आपको आना है वो हमने यहाँ पे ले लिया कि भाईजान 10 मिलियन, आप 1 मिलियन आपको यहाँ मिलना है, 1 मिलियन आपको यहाँ पे मिलना है। और 31 दिसंबर 2017 को आपको 60% जो है उसने क्या कहा था वो रिकवर होगा, ये इसने आपको बता दिया। ये आपको कैश जो है वो क्या होना है, रिकवर होना ही होना। अब आप फ्यूचर में हैं, 10% आपका इंटरेस्ट रेट है, आप उसका क्या ले लें, आप डिस्काउंटिंग कर लें, तो अ, आपका फैक्टर जो है रेस्ट पर 10 - 1 हो जाएगा, तो आपके पास एक ये आ जाएंगी, आपके पास पीवीज जो हैं वो आ जाएंगी। आप पीवीज को मल्टीपल जमा करेंगे, तो डैट इज़ योर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जो क्या होने हैं आपको यहाँ पर हासिल होने हैं। ठीक है, ये आपके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जो हैं वो क्या होने हैं, आपको यहाँ पर हासिल होने हैं। तो आप इसका क्रेडिट लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रेडिट लॉस कैसे कैलकुलेट होना था, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है उसमें से आप एक कैश फ्लो को लेस करवा दें, आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट लॉस जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आप इसमें क्रेडिट लॉस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना चाहें 12 महीने का, तो प्रोबेबिलिटी उसने हमें 0.6% दी थी, ये हमारे पास कैश फ्लो है, इसको अगर 0.6% मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा,
12 महीने का क्रेडिट लॉस जो है वो आ रहा होगा। इस तरह से आप इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। जैसे ये है कि हमने इसमें लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। उसने हमें रिसीवेबल 60 मिलियन के हैं, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इसमें नहीं है मौजूद। हमने एक मैट्रिक्स कैलकुलेट की एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स का ब्रेकअप उसने हमें गिवन किया है। ग्रॉस रिसीवेबल्स हैं 30 मिलियन के, जो जिसने भी ड्यू डेट पास नहीं की इसका डिफ़ॉल्ट रेट 0.3% है। ये जो 1 से लेके 30 दिन तक के हैं इसका डिफ़ॉल्ट रेट जो है 1.6% है। इसका डिफ़ॉल्ट रेट 3.6% है। इसका डिफ़ॉल्ट रेट 6.6% है। इसका डिफ़ॉल्ट रेट 10.6% है। ये ग्रॉस रिसीवेबल आपके 60 मिलियन के हैं। तो हम हर एक से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उनके डिफ़ॉल्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे, हमें उनका लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस आ जाएगा, जिसको हम जमा करेंगे। तो दैट विल बी द लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस जो उसने हमें क्या किया होगा, यहाँ पर गिवन किया है। तो ये चीज़ हमने क्या करनी होती है, यहाँ पर इसको लेके चलनी होती है व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस टर्म्स, जिसमें हम इम्पेयरमेंट जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। अब बेसिकली जो हमारी अप्रोच है, जो अब जब हम इम्पेयरमेंट लेके चलेंगे, तो जो हमारी जर्नल अप्रोच है उसको हमें देखना है किस तरह लेके चलेंगे, क्या होगा वो हमने यहाँ पर देखनी है। जो हमारी जनरल अप्रोच है अबाउट द इम्पेयरमेंट, उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, लेके चलना है। वो बेसिकली है जी हमारा डैट इज़ 3 स्टेज मॉडल। क्या 3 स्टेज मॉडल जो है वो हमने यहाँ पे देखना है। तो अब इस 3 स्टेज मॉडल को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे है नंबर 1 स्टेज 1, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी स्टेज 2, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी स्टेज 3। यहाँ पे हम लेते हैं रिस्क, और यहाँ पे हम ले लेंगे ईसीएल हमारा क्या बनता है। अगर मैं बस मतलब कोर आइडिया अगर बताऊँ, स्टेज 1 में रिस्क जो है वो नॉर्मल है, तो हम यहाँ पे 12 महीने का ईसीएल जो है वो देखते हैं। स्टेज 2 पे हमारा रिस्क जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं अपना लाइफ टाइम ईसीएल देखते हैं। और स्टेज 3 बेसिकली हमारी जो है वो किसके मुतालिक है, डिफ़ॉल्ट के मुतालिक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा लाइफ टाइम ईसीएल है उसको देखते हैं, प्लस जो हमारा इंटरेस्ट ऑन नेट होगा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। तो ये 3 स्टेज मॉडल जो है ये इंटरेस्ट ऑन नेट है, ये देखेंगे। तो दिस इज बेसिकली 3 स्टेज मॉडल। स्टेज 1 नॉर्मल, स्टेज 2 इंक्रीज रिस्क, स्टेज 3 जो है बेसिकली बात हो रही है वो डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है। क्या हो रही है, डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है कि भाई कैसे है और किस तरह से हम उसको लेकर चल रहे होंगे। तो कहानी हमारी सिर्फ ये रहेगी जिसमें हम क्या करेंगे, चीज़ों को लेके चलेंगे। तो जब भी हम कहानी की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि हम इनिशियली चीज़ों को रिकग्निशन कैसे करेंगे, इनिशियली हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को किस तरह से लेके चलेंगे। तो हमने तो जब इनिशियल रिकग्निशन की बात कर रहा हूँ तो हमने क्या करना है, हमने तो यहाँ पे इन फाइनेंशियल एसेट्स की इम्पेयरमेंट अलाउंस जो है उसे क्या करना है, हमने उसको रिकॉर्ड करना है। अब जो इम्पेयरमेंट अलाउंस के रिकॉर्ड करने की बात करेंगे तो वो हम क्या करेंगे, वो हम जो इनिशियल रिकग्निशन होगी वो हमारी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको लाइफ टाइम लॉस से। यहाँ पे जो हमारी आ जाएगी इनिशियल इम्पेयरमेंट अलाउंस, इस पे हम क्या करेंगे, इसको लेकर चल लेते हैं। ओके, ये बेसिकली जो है ना ये दैट इज़ योर 12 मंथ ईसीएल। व्हाट इज दिस, दैट इज योर 12 मंथ ईसीएल। अब ये हम करते क्या हैं, बिकॉज हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, हमारा कंसेप्ट भी यहाँ प्रोडेंस आता है। तो जो हमारा रेलेवेंट स्टैंडर्ड है वो कहता है कि भाई एज्यूम करो कि सम रिस्क
ऑलवेज एग्जिस्ट। आह क्या लाइन है। क्या सम रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट इवन कस्टमर इज गुड। ये है। तो ये हमारी अजम्पशन है इस ट्रेंड के मुताबिक। इसका मतलब जो है, जो हमारी इम्पेयरमेंट है उसको हम, जो हमारा डे वन है, हम डे वन से ही क्या करेंगे, हम उसको लेकर चल रहे होंगे। हम क्या करेंगे, हम डे वन से ही लेकर चल रहे होंगे। तो 12 मंथ ईसीएल जो है वो हमने क्या करना है, उसको लेकर चलना है। 12 मंथ ईसीएल है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने यहाँ पर लेकर चलना है। तो इनिशियली तो हम इसे क्या करेंगे, हम इस तरह से चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे और हम यहाँ से ही अपनी कहानी जो है वो क्या करेंगे, आगे बढ़ा के चल रहे हों। अब हम चलते हैं ग्रेजुअली और अब आगे हम देखते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप मेथड्स को, जो हमारे वो हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम स्टेप मेथड्स के ऊपर आते हैं बेसिकली, तो हमारे पास है नंबर वन, स्टेज वन। स्टेज वन में बेसिकली क्या था, नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिस्क, मिनिमम रिस्क था। नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिस्क। सो अगर आपको पता है कि यार कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज रिस्क में नहीं होगा, तो जो आपने अपना लॉस लिखना है वो अपना चुप करके जो 12 मंथ ईसीएल है, एक्सपेक्टेड लॉस जो है उसके ऊपर लिख लो। ये मैंने आपको टेबल जो बनाया था स्टार्ट में, ये किधर गया है, ये टेबल था, ये टेबल हमने बनाया था ना कहीं पे, ये स्टेज वन जो नॉर्मल रिस्क है, 12 महीने की स्केल जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो इंटरेस्ट होगा हमारा बेसिक, डेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ये हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लेकर चलना। जैसे फॉर एग्जांपल लोन है हमारा 10 लाख का, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा कितना है, 10% है। तो हम इंटरेस्ट जो है वो इसी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा इंटरेस्ट है वो आ जाएगा जी 1 लाख रुपये। फॉर एग्जांपल अगर हमने अलाउंस क्रिएट किया भी हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने अलाउंस क्रिएट किया हुआ है 10,000 का, तो वो हम क्रिएट रखेंगे। इस अलाउंस की वजह से इस इंटरेस्ट के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा। तो स्टेज वन पे ये चीज़ें रखनी है कि आपका सिग्निफिकेंट रिस्क में इंक्रीज नहीं है, लॉस आपका 12 मंथ ईसीएल पे जाएंगे आप, और आपका इंटरेस्ट जो है वो क्रॉस कैरिंग अमाउंट पे आप रिकॉर्ड करेंगे, उसमें कोई किसी किस्म की रिडक्शन जो है वो आप नहीं कर रहे होंगे। ये चीज़ जो है वो क्या रखनी है, आपने याद रखनी है। फिर है जी हमारे पास स्टेज टू। अब हमारे पास स्टेज टू बेसिकली सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। स्टेज वन के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, स्टेज वन के बाद हम चले जाएंगे स्टेज टू के ऊपर। स्टेज टू हमें किसके बारे में बताएगी, स्टेज टू बताएगी हमें जो हमारा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन जो रिस्क है उसके बारे में बताएगी। अब हमें पता है कि हमारा क्रेडिट रिस्क जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो फिर रिमेंबर, जो लॉस के लिए हम अलाउंस बनाएंगे, जब हम अपनी इम्पेयरमेंट अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, तो इस पे हम लेके चलेंगे लाइफ टाइम ईसीएल। क्या लेके जाएंगे हम, लाइफ टाइम ईसीएल पे जो है वो लेके जाएंगे, लेकिन स्टिल जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट स्टिल जो है वो हम किस पे करेंगे, वो हम ग्रॉस अमाउंट के ऊपर क्या करेंगे, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर ही हम लेके चल रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। लॉस अलाउंस लाइफ टाइम ईसीएल पे स्टेज वन पे था 12
मंथ ईसीएल पे, यहाँ पे लाइफ टाइम ईसीएल। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसमें हम ग्रॉस ही क्या करेंगे, लेके चलेंगे। अब इंडिकेटर क्या है बेसिकली, कि अगर हमारा रिस्क में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। इंडिकेटर बेसिकली इसका क्या होगा, इंडिकेटर है फॉर एग्जांपल आप अजम्पशन लेके बैठे हुए हैं कि अगर आपकी पेमेंट्स जो हैं वो ओवर ड्यू हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट टाइम 30 डेज का है और आपकी पेमेंट 30 डेज से ओवर ड्यू हो रही है, तो दैट इज़ द रिस्क। आपसे क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बात करूँ, इसका मतलब है कि यार कस्टमर जिससे हमने पैसे लेने हैं, उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कोई पंगा नहीं किया, बट रिस्की, बट क्या है, रिस्की है। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपना अलाउंस जो है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंटरेस्ट का रूल हमारा सेम रहेगा। इंटरेस्ट के रूल में कोई किसी किस्म की तब्दीली जो है वो नहीं आएगी। अब इसमें याद रखिएगा कि हमारे पास आएगी दैट इज़ लाइफ टाइम प्रोबेबिलिटी। वो है ये हमारे पास 20 एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। और लॉस इफ डिफ़ॉल्ट हमारा है फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का। हम क्या करेंगे, हम इसका लाइफ टाइम इसमें निकालेंगे। वो होगा जी हमारे पास 2 लाख का 20% कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। तो अब इसी का अगर मैं देखूं, तो मेरे पास एग्जांपल जो आ रही थी यहाँ पे, अगर मैं इसी को ज्यूम करूँ कि भाई ये वही एग्जांपल जो है कंटिन्यू हो रही थी कि आपने लोन 10 लाख का लिया हुआ, इंटरेस्ट आपको 1 लाख रुपया ना, यही एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हमने कंटिन्यू किया, इस एग्जांपल को कंटिन्यू करके देखा कि यार इसमें लॉस अगर डिफॉल्ट हो गया उस बंदे का 2 लाख का होगा, प्रोबेबिलिटी जो है 20% है, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने जो ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई थी प्रीवियसली, वो थी 10,000। अब हमने एक्स्ट्रा कितनी की है, 40,000 है। तो हमारा एक्स्ट्रा लॉस कितना आएगा, हमारा एक्स्ट्रा लॉस जो है वो आ रहा होगा 30,000 का, जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये हमारे पास आ गया। अब है हमारे पास स्टेज 3। हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टेज 3। स्टेज 3 देखते हैं हम। स्टेज 3 है बेसिकली हमारा क्रेडिट इम्पेयर्ड। स्टेज 3 हमारे के क्या है बेसिकली, कि आपकी इम्पेयरमेंट हो गई है या आपका पक्का पक्का लॉस हो गया। स्टेज 3 को आप कह सकते हैं क्रेडिट इम्पेयर्ड। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफ़ॉल्ट। किसकी बात कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट हो गया, अगला बंदा मुकर गया, तो रिमेंबर जो लॉस होगा जब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो जाएगा हमारा लाइफ टाइम ईसीएल के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा होगा। और जो हमारा इंटरेस्ट होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे नेट कैरिंग अमाउंट के ऊपर हम लेके चल रहे होंगे। तो मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो कस्टमर है हमारा, जो हमारा कस्टमर है, उसने डिफ़ॉल्ट कर दिए। सो जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा रिकवर पेबल अमाउंट। इंटरेस्ट जो है किस पे कैलकुलेट करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, लेकर चल रहे हैं। तो ये है जी हमारा स्टेज 3 जहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि भाईजान लोन है हमारा 10 लाख का, जो हम एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू कर रहे थे। अलाउंस जो है वो हमने प्रीवियस अभी क्लियर किया हुआ था स्टेज 2 के ऊपर, वो था हमारे पास 40,000 का। हमारा इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना था, 10%।
वो हमें पता है भाई, वो अगर डिफ़ॉल्ट कर गया है, तो 10 लाख माइनस 40,000, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 96,000 जो है वो हमारा यहाँ पर आ रहा होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई इसमें आ रहा होता है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि हमारे इंडिकेटर्स कौन से हैं, हमारे इवेंट्स और इंडिकेशन देखनी है कि हमारे कौन से ऐसे इवेंट्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिकेट करेंगी क्रेडिट इम्पेयरमेंट। इवेंट्स जो इंडिकेट कर रहे हैं किसको, क्रेडिट इम्पेयरमेंट को कर रहे हैं, ये इवेंट्स आपने याद रखने हैं। क्या हो सकते हैं? नंबर वन आपकी जो है जी, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज में आ सकती है, या डिफ़ॉल्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें आ सकते हैं, या कोई कंसेशंस वगैरह आपने दे दी हैं, या बैंकरप्ट हो गया बंदा, तो ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे लेके चलना है। तो स्टेज वन नो रिस्क, स्टेज टू रिस्क इंक्रीज, स्टेज थ्री बेसिकली क्या है, हमारा डिफॉल्ट एविडेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि भाई ये तो था, पैसे नहीं आएंगे, तो मतलब पक्का पक्का गया। तो ये चीज़ फिर आपने क्या रखनी है, आपने याद रखनी। सर इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे वो तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। नोट क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में, रिमेंबर इनको हम इम्पेयरमेंट के लिए असेस नहीं करते। इनको हम कभी भी इम्पेयरमेंट के लिए असेस नहीं करते। क्यों? बिकॉज इनकी चूंकि फेयर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, जब फेयर वैल्यू में कमी वगैरह होती है वो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो रही होती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है। सो दैट्स वाई इसको हम यहाँ पे लेकर नहीं चल रहे होते। तो अगर मैं सारी डिस्कशन को ये जो अभी हमने रूल पढ़े हैं, अगर मैं इसको समरी करूँ, समराइज करूँ, बिकॉज आपने इस समरी को जो है वो क्या रखना है, याद रखना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टेज वही वाला, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ले लेते हैं, और बेसिकली यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन आएगी इंटरेस्ट ऑन की, वो ले लेते हैं स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इसमें हम लेंगे जी 12 मंथ का, इसमें हम लेंगे बेसिकली लाइफ टाइम का, और इसमें भी हम बेसिकली किसका लेंगे, लाइफ टाइम का लेंगे। इंटरेस्ट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस मेथड के ऊपर, यहाँ पे भी इंटरेस्ट आएगा ग्रॉस मेथड के ऊपर, यहाँ पे इंटरेस्ट हम किसके ऊपर लेके चलेंगे, नेट के ऊपर जो है वो लेकर चल रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये अगर टेबल समरी याद है तो आपके लिए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। ये टेबल इज़ बेसिकली योर लाइफलाइन, जिसको आपने क्या करना है, लेकर चलना है। तो ये जनरल अप्रोच जो थी, इनिशियल रिकग्निशन, मैंने आपको ये सारी समझा दी है। मैंने आपको स्टेज वन बता दिया, स्टेज टू बता दिया, स्टेज थ्री भी सारी की सारी जो है वो हमने बड़ी तफसील में जो है वो क्या की है, वो हमने डिस्कस आउट कर ली है कि भाई क्या है और किस तरह से है, हम इसको यहाँ पे देख लिया। तो यही आपका ना बेसिक क्राइटेरिया था जिसको आपने क्या रखना था, याद रखना था। बाकी तो आगे इजी है। अब हमारे पास सिंप्लीफाइड अप्रोच है, कुछ ऐसे सर्टेन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए वो क्या होगी, वो हमने यहाँ पर देखनी है। जैसे पे सिंप्लीफाइड अप्रोच का अभी तो हमने ना रूल पढ़ा था, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। तो इनके ऊपर स्टेजेस अप्लाई नहीं होती, ये बड़े सिंपल हैं। अब वो सिंपल्स में क्या आते हैं, रिसीवेबल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट एज पर आईएफआरएस 15 आते हैं, लीजेस इसमें आ रही होती हैं, वो इसमें देख रहे होते हैं। तो रिमेंबर सिंपल है, इन पे हम क्या करेंगे, इनको हम इजीली जो है वो क्या करेंगे, लेके चल रहे होंगे।
तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स हैं जिसमें कोई सिग्निफिकेंट कंपाउंड फाइनेंसिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कैसे इस पे इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो लेके चलेंगे। अभी जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना बेसिकली हमारे, ये जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं ये दो तरह के। एक है जी हमारे पास विदाउट सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग, तो यहाँ पे आएगा जी हमारे पास विद फाइनेंस। ये आपने पहले रखना क्राइटेरिया याद, ठीक है। जो विदाउट फाइनेंसिंग है इसमें रखिएगा जो आपका लॉस का अलाउंस होता है, दैट इज बेसिकली लाइफ टाइम ACL डे वन से लेकर चलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना आपका विद सिग्निफिकेंट विद फाइनेंसिंग वाला, इसमें फिर आपके पास दो और ऑप्शन है कि आप इन्हें कैसे लेके चलेंगे। आप इनको जनरल अप्रोच में लेके चल सकते हैं या आप इनको सिंप्लीफाइड अप्रोच पे भी लेके चल सकते हैं, ये आपके ऊपर होगा। सिग्निफिकेंट फ्रांसिस में अगर है तो क्या होगा, किस तरह से होगा, हम इसको लेके चल रहे हो, ठीक है। जैसे अगर इसकी बात करूँ फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक रिसीवेबल है 1 लाख के, एक्सपेक्टेड लॉस जो है अगर 3% है, तो हम उसकी जो लाइफ टाइम ACL है 3 साल के रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम इमीडिएटली जो है वो क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये मैंने आपको दोनों जो है यहाँ पर बता दिया किस तरह से होगा और किस तरह से नहीं होगा। एंड लीज रिसीवेबल्स का भी सेम यही है कि भाईजान यहाँ तो आपके पास चॉइस है, आप उसको सिंप्लीफाइड अप्रोच पे लेके चले जाओ, जनरल अप्रोच से कहती है, या आप उसको ECL जो है वो ले जाओ, तो आप उसको लेके चल सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको समराइज करूँ इसको, तो हमारे पास 3 एसेट्स हैं ना जो यहाँ पे हमने देखे हैं। एक है जी ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे मैं आपको ना यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ शॉर्ट टर्म। देखिए जिसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है वो शॉर्ट टर्म है, वो शॉर्ट टर्म है। फिर एक ट्रेड रिसीवेबल्स वो हैं जिसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट अवेलेबल है, वो हमारे पास कौन से होंगे, वो हमारे पास होंगे लॉन्ग टर्म। और थर्ड हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है, डैट इज लीज रिसीवेबल्स हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ये आ जाएंगे जी हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट्स आ। तो अगर शॉर्ट टर्म के ऊपर लेके चलें तो ये आएगा जी हमारे पास लाइफ टाइम ECL जाएगा और इसी के ऊपर रिकॉर्ड होंगे, ये मैंडेटरी है। इसके ऊपर आपके पास चॉइस है, आप इसको जनरल अप्रोच पे ले जाएं या आप इसको जो है वो क्या करें लाइफ टाइम ECL पे ले जाएं। और लीज सी वेबल्स के लिए भी आपके पास है, जनरल अप्रोच पे ले जाए या आप क्या कर रहे हैं, आप इसको लाइफ टाइम ECL के ऊपर लेके चल सकते हैं। डैट इज टोटली अप टू यू, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद है जी अगर हमने इनकी जो एंट्री पास करनी हो तो क्या होगी, अगर इम्पेयरमेंट लॉस हमने किया और हमारे एसेट जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट पर रिकॉर्ड थे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा, लॉस लॉस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल सी बात। और अगर हमारे फेयर वैल्यू थ्रू OC है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं आएंगे, वो भी हमने पढ़ लिया। अगर फेयर वैल्यू थ्रू OC आए है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। और आखिरी चीज़ रखिएगा कि लॉस अलाउंस जो है इसको हमने हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर री एस्टिमेट करना है। हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हमने क्या करना है, री एस्टिमेट भी से करना का। जैसे एग्जांपल है जनरल एंट्रीज ऑन इनिशियल कंडीशन 31 दिसंबर नेसेसरी टू अकाउंट फॉर द बॉन्ड एंड द लॉस अलाउंस। कहते जी M लिमिटेड परचेज अ बॉन्ड फॉर ₹2 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2026 एंड क्लासिफाइड इट एज कॉस्ट, bond pay interest 1%, same as effective, and it is to be redeemed at par in 5 years time. At this time 12 month expected loss जो है वो हमने कितना रिकॉर्ड किया है, 50,000 का। On 31 दिसंबर 2026 interest is collected at its due date and there is no significant change in credit risk, and this time 12 month expected credit loss have been assessed at rupees 60,000। ठीक है, बस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। देखें
आपने एसेट लिया, 1 जनवरी 2026 को फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। फिर चूंकि ये आपने उसी दिन आपने क्या करना है, इनिशियल एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो रिकॉर्ड कर लेना है। इम्पेयरमेंट आपने कितनी की थी, 50,000 की, आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। 31 दिसंबर को आपने क्या करना है, आपने इंटरेस्ट इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है, वो ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास इंटरेस्ट जो है 5% है, हाँ 5% है, तो आपने 2 लाख का 5% जो है कर लिया। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो गया, फाइनेंशियल आपका डेबिट हो गया। फिर 31 दिसंबर 2026 को इंटरेस्ट जो कलेक्टेड हुआ था वो सेम ही था, उसने कहा हाँ कोई फ़र्क नहीं आया, तो ये आ गया। फिर 31 दिसंबर 2026 को हमने फिर क्या किया, हमने इम्पेयरमेंट जो है वो क्या की है उसकी, देखी तो 60,000 हो गई थी, मज़ीद इम्पेयरमेंट हो गई, तो इम्पेयरमेंट डेबिट हो गया। लॉस लॉस जो है वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये इंक्रीज इम्पेयरमेंट जो है वो हमने यहाँ पे पास करनी होती है। सो अब इसकी अगला एग्जांपल नंबर 19 ऑलमोस्ट सेम ही है, ये ओसीआई है, ये दैट वाज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज ये मॉडल कॉस्ट में थी। ये ओसीआई में, तो ओसीआई में बेसिकली क्या होगा, अगर आप देखें कि जो आपका गेन होगा या जो आपका लॉस होगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं, बल्कि वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में क्या होगा, चार्ज हो रहा होगा। जब हमने इम्पेयरमेंट चार्ज की ओसीआई में गई, जब हमारा इम्पेयरमेंट में इंक्रीज डिक्रीज आया वो भी किस में जाएगा, ओसीआई में जाएगा। तो इसमें कोई ऐसे आपको डिफ़िकल्टी जो है वो नहीं मिलेगी। और उसके बाद ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 21, इसको आप लोग ज़रा देख लेते हैं क्या कहता है क्या नहीं कहता। Very briefly explain and calculate impairment loss on the above financial asset on the 1st January 2019. Also calculate the carrying amount of the financial asset at 31 December 2019 to 2029 before redemption। ठीक है जी। कहता है जी, on 1st January 2026 Essel Limited made a 4-year loan of rupees 10 million to Faramos Limited and classified it as amortized cost. The coupon rate on the loan is 11%, the same as the effective rate of interest. Interest is received at the end of each year is 31 दिसंबर, ये उसने बताया है। On 31 January 2029, AL obtained objective evidence that FL is in significant financial difficulties. At this time, the current market rate is 12%। ठीक है। EL estimated it will receive no more interest from FL. It is also estimated only 6% of the capital will be repaid on the maturity date। तो यहाँ पे स्टेज 3 का रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है। EL has already recognized a loss of रुपीज़ 12 लाख in respect of its loan to FL। ये हमने यहाँ पे लेके चलना है इम्पेयरमेंट। तो इस तरह का सवाल आपको 8 नंबर का एक्सपेक्टेड हो सकता है। जो इसका आप क्या करेंगे, कैलकुलेट जो है वो क्या कर रहे होंगे। और हम इसको देख लेते हैं। तो इम्पेयरमेंट लॉस बेसिकली हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैरिंग अमाउंट जो है वो तो हमारे पास ग्रॉस ही आ जाएगी, वो 10 मिलियन की आ जाएगी। और 6 मिलियन आपको मिलना है बेसिकली। ठीक है। तो आपने इसको क्या कर लिया, डिस्काउंट कर लिया कूपन रेट के ऊपर, तो आपके पास डिस्काउंटिंग वैल्यू आ गई। डिफरेंस दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड लॉस, जो उसने यहाँ बताया कि इतना आपको लॉस जो है वो हो जाएगा। तो ये आपका लॉस हो जाएगा। आपने अलाउंस जो है वो क्रेडिट कितना किया, तो 12 लाख का अलाउंस ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ था। तो इतना जो आपका डिफरेंस होगा इंक्रीज इन अलाउंस का, ये क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। आपने लॉस क्रेडिट किया था कि 12 लाख तक का आपका लॉस हो जाएगा, लेकिन आपका अब एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो 4.5 मिलियन है। दैट इज़ द इजाफा इन द लॉस, जिसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे। और जो यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, चूंकि ये स्टेज 3 रिस्क इन्वॉल्व था, तो ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो आप फिर डेट अबाउट के ऊपर करेंगे। दैट इज 5405 450। इसके ऊपर ही आप क्या करेंगे, आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे स्टेज 3 डिफॉल्ट हो चुका था। अगर डिफॉल्ट ना हुआ तो फिर इसको हम ग्रॉस अमाउंट के ऊपर क्या कर रहे होते, कैलकुलेट कर रहे होते। सो दैट इज ऑल अबाउट द इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें मैंने आपको सारी समरीज, टेबल्स, रूल्स बता दिए हैं। आपने ये रूल्स वगैरह जो हैं वो याद रखने हैं। इसके अलावा आपको और कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ऑल अबाउट द थिंग। अब इसकी कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स जो है ना वो आपने करनी है। इजी है, नॉट अ डिफ़िकल्ट। 4 से 5 सवाल होंगे, आप इनको लाजमी कीजिएगा। और जैसे ये एग्जांपल नंबर 29 है, एक ये देख लीजिएगा, 27 देख लीजिएगा, और 25 देख लीजिएगा। दैट विल बी इनफ फॉर यू टू वाइंड अप दिस चैप्टर।